Welcome to all of you, OCIS PCS यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ा था जो स्टार्ट हुई थी आपकी 46 में और 48 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। और इस क्लास में हम लोग कर्नाटक का सेकंड वॉर पढ़ेंगे, द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे जो स्टार्ट हुआ आपका 49 में और ख़त्म हुआ था 54 ईस्वी में। ओके, आई थिंक सो प्रीवियस क्लास की आप लोगों को किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो आप लोग आज की क्लास में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध यानी 1749 से लेकर के 54 के ईस्वी के बीच में हुआ था। यहाँ पर हम लोगों को देखना है सबसे पहले कि कर्नाटक के कुछ, जैसे ये हो गया आपका कर्नाटक वाला रीजन, ये आपका कर्नाटक का रीजन हो गया। ओके, हमें यहाँ दो स्टेट को देखना है, दो प्रांत को देखना है, कर्नाटक और हैदराबाद, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है ये इन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, केवल यही दो प्रांत इसमें शामिल है। मराठा और मैसूर का बहुत माइन्यूट सा रोल है यहाँ पे, बहुत थोड़ी सी भूमिका है, तो इसे हमें बहुत फोकस नहीं करना है, देखना है। ये आपका हो गया हैदराबाद वाला रीजन। ओके, ये हैदराबाद का हो गया यानी जहां निजाम, और ये आपका कर्नाटक का क्षेत्र है। अब कर्नाटक के क्षेत्र में भी, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने कहा था पौंडीचेरी था, मद्रास था, मुख्य स्थल वही था, तो आज की क्लास में भी हम देखेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जो कर्नाटक का मेन क्षेत्र है जिसपे हमें फोकस करना है वो है आपका अंबुर, दूसरा है त्रिचनापल्ली और थर्ड में है आरकट। ओके, आरकट, ये थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसे होगी, आरकट। ओके, आरकट। अब हमें देखना आरकट है कहाँ, तो ये मैप में देख लेते हैं। ये आपका आरकट हो गया, ये हो गया आपका अंबुर। ओके, और त्रिचनापल्ली आपका यहाँ आ जाएगा, त्रिचनापल्ली। ओके, ये त्रिचनापल्ली वाला रीजन हो गया। ये तीन क्षेत्र में ही हमारा कर्नाटक का जो युद्ध है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। पूरी जो स्टोरी है वो इन्हीं तीन क्षेत्रों पर है। क्लियर? केवल ये। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। ओके, कारण क्या क्या थे, ताकि उसके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा कर सकें। तो जो प्रथम कारण रहा वो रहा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का। जस्ट आप लोगों को ऑडियो आ रही है, वॉइस जा रही है? ओके, चलिए। तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की शत्रुता रही, ये फर्स्ट रीजन रहा। क्योंकि हम लोग आप में से सभी बुक्स में देखे होंगे कि वहां पे क्या लिखा होता है, आंग्ल फ्रांस युद्ध एवं कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की भूमिका के कारण ये युद्ध क्या हो गया, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर ये वहां पे हस्तक्षेप नहीं करते तो ये इस तरह से वहां पे युद्ध नहीं होता। तो खैर, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो शत्रुता ये अप्रत्यक्ष कारणों में आता है। ठीक है, क्योंकि ये कारण ऐसा है जो जब तक 1857 तक आप देखेंगे कि इनकी ये भूमिका इस तरह से हस्तक्षेप करने वाली जो है वो रहती है। तो ये इनका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की शत्रुता पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध। हमें इसे समझना होगा, पूरी जो कहानी है, अगर आप इस कहानी को समझ जाते हैं तो फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल बहुत आसान लगेगा फिर कि कौन सा कहाँ पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि बस इन तीन क्षेत्र को ही फोकस करना है कि यहाँ पे क्या क्या कहानी हुई थी। मैं आपको आगे भी विस्तार से चर्चा करूँगी। हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो ये क्या हो गए, ये इसके कारण हो गए कर्नाटक के युद्ध के। ओके, और अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते हैं। कर्नाटक युद्ध से जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका अंबुर का युद्ध पूछ लेता है, कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। दूसरा है पौंडीचेरी की संधि। ओके, यहाँ पे ओके,
ये दूसरा पौंडीचेरी की संधि कब हुई है। ये दोनों की ईस्वी आपको याद रखनी है। ये इस पॉइंट के इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। जिस तरह से हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, क्या हुई थी, एलिस आपल की संधि थी और आपका अड्यार का युद्ध था, सेंट थॉमी का युद्ध जिसे बोल सकते हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड वार में अंबुर का युद्ध। बस दो पॉइंट देख के अगर आप जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा, फिर कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। बिल्कुल स्टोरी की तरह समझ जाइए। होप से बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये याद हो गया होगा, फर्स्ट वार क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि सेकंड वार भी आप बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से इसे भी समझ जाए। इसमें भी बस ये 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी, पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी। पॉइंट पे पॉइंट चलिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कारण जो रहे हैं उसको थोड़ा विस्तार से अब हम यहाँ देख लेते हैं इनके कारणों को, ठीक है। हाँ, यहाँ एक चीज और है कि हैदराबाद के निजाम कौन कौन क्या स्थिति थी। हैदराबाद कारण में क्या था कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था हैदराबाद में, तो वहाँ की हैदराबाद की स्थिति देख लेते हैं। वहाँ का शासक कौन है, निजाम उल मुल्क आशफ जा। ओके, आशफ जा वहाँ का ये निजाम है हैदराबाद का। और इस आसफ जा के क्या होते हैं, ये पुत्र होता है नासिर जंग। नासिर जंग इसका पुत्र होता है और सलावत जंग इसका पुत्र है, दोनों, ठीक है। और ये इसका पौत्र है कौन, मुजफ्फर जंग। तो जब ये उत्तराधिकार का युद्ध करते हैं तो युद्ध जो होती है उत्तराधिकार के युद्ध में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में होती है। और इनका सपोर्ट कौन करता है, इन दोनों का सपोर्ट कौन करता है, एक अंग्रेज करता है सपोर्ट, ओके, और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट फ्रांसीसी करता है कि तुम लोग लड़ो और पीछे से हम हैं तुम्हारे पीछे सपोर्ट करने के लिए, ओके। तो ये इन दोनों के बीच में है। ये लास्ट में फ्रांसीसी सपोर्ट करता है, तो इसे अभी हमें नहीं देखना है, केवल इन दोनों को, क्योंकि युद्ध जो है उत्तराधिकार का इन दोनों के बीच में होता है। ये स्थिति क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि ये ऐसा देख लें एक बार, ठीक है। चलिए, अब ये तो हैदराबाद के उत्तराधिकार का है। अब हम कर्नाटक के नवाबों की भी स्थिति देख लेते हैं। वहां क्या है, ये है कर्नाटक के नवाब की स्थिति, निजाम ऑफ कर्नाटका का। दोस्त अली है, दोस्त अली कर्नाटक का नवाब है ना, जिसे क्या करते हैं मराठे जब आक्रमण करते हैं तो इसको मार दिया जाता है। और इसका दामाद होता है चंदा साहब, जिसको वो लोग बंदी बना लेते हैं फर्स्ट कर्नाटक वार में। क्योंकि सेकंड है तो हमें थोड़ा सा कोरिलेट तो वहां से करते हुए आगे बढ़ना है ना, तो पृष्ठभूमि में कल ही बता दी थी आप लोगों को। चलिए, तो ये अनवरुद्दीन, दोस्त अली का पुत्र कौन है, अनवरुद्दीन, और इसका दामाद कौन है, चंदा साहब। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, अनवरुद्दीन का और चंदा साहब का, ये लोग क्या हो गए, बहनोई। ये कौन हो गया, बहनोई हो गया, बहनोई और साली का रिश्ता हो गया। अब इनके बीच में जब उत्तराधिकार, हालांकि चंदा साहब की गलती ही मानूंगी कि उत्तराधिकार उसने एक लालच में आकर के किया, ये उसकी गलती थी। वाजिब अगर बोला जाए कि किसका हक होना चाहिए था, तो ये अनवरुद्दीन का ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसका पुत्र है। तो उसको सपोर्ट कौन करते हैं, जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो सपोर्ट कौन करता है, अनवरुद्दीन को अंग्रेज। देखिए, अगर याद नहीं रहे ना तो एक ट्रिक भी कभी कभी अप्लाई कर लिया कीजिए, ओके। ट्रिक भी, क्या ट्रिक रहेगा, ए फॉर अनवरुद्दीन, ए से यहाँ से और से अंग्रेज, और से अंग्रेज, ये दोनों अ को याद रखेंगे तो याद रह जाएगा अनवरुद्दीन अंग्रेज, ठीक है। आगे एक फैक्ट से रिलेटेड और बताऊंगी। तो ये हो गया, अंग्रेज ने इसको सपोर्ट कर दिया और चंदा साहब को फ्रांसीसी ने सपोर्ट कर दिया, लिखा हुआ है, ओके। चलिए, अब अनवरुद्दीन का पुत्र कौन है, मोहम्मद अली, इसे अंग्रेज का समर्थन मिलता है। और चंदा साहब का पुत्र है रजा खां, इसको क्या होती है, फ्रांसीसियों की सहायता मिलती है, इसका समर्थन मिलता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आपको हैदराबाद की स्थिति भी समझ में आ गई और कर्नाटक की स्थिति भी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे उसके उत्तराधिकार का विस्तार, ओके। चलिए, यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लिखते हुए चलती हूँ। चंदा साहब, पहले हम देखते हैं यहाँ किसकी स्थिति को, कर्नाटक की स्थिति को, ओके। ये चंदा साहब, फर्स्ट वार में हम लोगों ने पढ़ा था कि चंदा साहब को मराठों ने बंदी बना लिया था, ओके। लेकिन जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है तो चंदा साहब अब तक क्या हो गए,
फ्री हो गए, फ्री इन द सेंस उनको रिहा कर दिया गया, ठीक है, वो बंदी जो बनाए गए थे उनको रिहा कर दिया गया, ओके, ये रिहा हो गया, इनको रिहा कर दिया गया, क्लियर। अब ये यहाँ रिहा हो गए और यहाँ कर्नाटक का जो नवाब था, ये हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक की जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है उसकी स्थिति को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कारणों में जो हमने देखा था। यहाँ पर कौन है, अनवरुद्दीन, ओके, अनवरुद्दीन। इस स्टोरी को यहाँ समझिएगा, पूरी कहानी को यहाँ समझ लेंगे कि फ्रांस की स्थिति क्या रही और क्यों अंबुर का युद्ध हुआ है, क्योंकि मेन पॉइंट्स हमारा वही है, वहां तक हमें पहुंचना है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से राइज करेगा, ओके। कर्नाटक लिख देती हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, ओके, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांसीसी कर रहे थे, ओके, फ्रांसीसी कर रहे थे, दैट्स एनफ। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में आपसे पूछता है कि यहाँ गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर उस टाइम पे कौन था, तो वो आपका डुप्ले था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डुप्ले, ये क्वेश्चन बनती है आपकी, ओके। और यहाँ आपका गवर्नर यानी अंग्रेजों के समय जो यहाँ गवर्नर था वो था सैंडर्स था, ओके, सैंडर्स, सैंडर्स था, ये गवर्नर था, ठीक है। तो स्टोरी क्या है, ये रिहा होकर के आ जाता है, नवाब ये है, नवाब तो ये है, अब चंदा साहब की इच्छा है कि नवाब मैं बन जाऊं, जो उसकी एक जबरदस्ती की इच्छा थी। कैसे बन सकता है, जब दोस्त अली का बेटा पुत्र कौन है, अनवरुद्दीन है, तो होता क्या है कि पिता के बाद उसका अगर हकदार देखा जाए गद्दी पे बैठने का किसका होता है, तो पुत्र का होता है, तो अनवरुद्दीन उसका सही मायने में वो वाजिब उस गद्दी का हकदार था, ये नवाब था। चंदा साहब क्या करता है, बोलता है कि नहीं, ये सिंहासन जो है मुझे चाहिए, यहाँ का जो नवाब है मैं बनना चाहता हूँ। अब चूंकि प्रथम जब युद्ध हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांसीसी उस युद्ध से बहुत संतुष्ट तो थे नहीं, है ना, उसका कंक्लूजन जो निकला उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे लोग। एक तो युद्ध भी अचानक समाप्त हो गया और जो दोनों एक दूसरे की लगे हुए हैं कि नहीं हमें चाहिए, है ना, अधिक से अधिक प्रांत हमें मिल जाए, हम यहाँ के अधिक से अधिक जो है व्यापार कर सकें, राजनीति में प्रवेश कर सकें, तो ये मुद्दा चल रहा था। तो अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया इनके युद्ध को देख के। तो डुप्ले ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम यहाँ पर, ठीक है, तुम क्या करो, जाकर के चुपचाप आक्रमण करो, तुम आक्रमण कर दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। क्लियर। चंदा साहब क्या करते हैं, यहाँ से उठते हैं और यहाँ जाकर के क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं लड़ाई करना। इनके बीच आपस में युद्ध आरंभ हो जाता है। किसके लिए, सिंहासन के लिए, सत्ता के लिए, गद्दी के लिए। चंदा साहब की गलती थी ये, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती तो पूरी उनकी है, लेकिन उनको भड़काने का और किसने काम किया, डुप्ले ने किया। मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगा, ये लगा कि चलो सपोर्ट मिल रहा है फ्रांसीसी का तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो क्या किया, यहाँ जाकर के अनवरुद्दीन के साथ वो युद्ध शुरू कर देता है। और यही जो युद्ध है, ये युद्ध आपका कहाँ पर होता है, यही युद्ध आपका होता है अंबुर। अंबुर
नामक स्थान में होता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अम्बुर का युद्ध बोला जाता है। मैंने आपको इस पॉइंट में यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ आपको 2 पॉइंट फोकस करने हैं, ये अम्बुर का युद्ध फोकस करना है ना। तो ये आपका अम्बुर यहाँ पर आपका आ गया। कब हुआ है, 1749 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। ये अम्बुर, ओके, अम्बुर का युद्ध 1749 ईस्वी में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में कौन कौन है, चंदा साहब है, डुप्ले है। अम्बुर के युद्ध में किसके किसके बीच में होता है, तो क्लियर, बिल्कुल अब क्लियर समझ में आ गया। चंदा साहब, डुप्ले, ये दोनों मिल जाते हैं वर्सेस अनवरुद्दीन। क्लियर, याद रहेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसे याद कैसे रखना है, अंग्रेज ने अनवरुद्दीन का साथ दिया और अम्बुर नामक स्थान पे तीनों जो अक्षर हैं अल्फाबेट अबोव से ए, इंग्लिश को मत देखिए, हिंदी वाला ओ को देखिए, याद रहेगा। क्लियर, चलिए ये आपका हो गया किसके किसके बीच में युद्ध हुई थी, अम्बुर का युद्ध यही है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप लोग बना ले जाएंगे। गवर्नर कौन था, किस तरफ से कौन गवर्नर था, ठीक है। अब इस युद्ध का प्रतिफल क्या होता है, क्या परिणाम निकला, ये अनवरुद्दीन जो है ये बेचारा क्या हुआ, इस युद्ध में मारा गया। और इसका बेटा जो था, यानी इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र कौन था, मोहम्मद अली इसका पुत्र है। ये क्या करता है, ये भाग जाता है। ये कौन है, ये पुत्र है, ये क्या किया, भाग गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भाग करके कहाँ चला गया, त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली चला गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, यहाँ कोई डाउट है बताइए। क्या किया, पूरी स्थिति समझ में आ गई कर्नाटक की, ये भाग के त्रिचनापल्ली चला गया। अब इस कहानी को आप लोग यहीं पे फॉर द टाइम बीइंग अभी इसको यहीं तक समझिए। अम्बुर के युद्ध तक समझ में आ गया है, ये भाग के त्रिचनापल्ली गया है। ये कहाँ की स्टोरी रही, कर्नाटक की रही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ एक चीज और है, इस जगह जो डुप्ले है इसके साथ साथ आप लोगों ने मुजफ्फरजंग का नाम सुना है, वो भी यहाँ शामिल हो गया था, इसका सपोर्ट किया था, ठीक है। इस चंदा साहब का सपोर्ट मुजफ्फरजंग ने भी किया। मुजफ्फरजंग कौन है, क्योंकि वो तो उसे तो खुद गद्दी का लालच था, तो चोर चोर मौसेरा भाई, वो तो खुद ही चोर था, वो तो खुद चाहता था कि नासिर जंग उसका बेटा है तो गद्दी पे उसे ही बैठना चाहिए, है ना। लेकिन तो वो भी गद्दी के लालच में था, चंदा साहब, तो ये जितने लालची वाले थे ये सब एक तरफ हो गए, यानी मुजफ्फरजंग भी यहाँ शामिल था। तो एक नाम आप यहाँ पर और शामिल कर सकते हैं, मुजफ्फरजंग। गद्दी का लालची ये भी था, मुजफ्फरजंग, ओके। जो कौन था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह का पौत्र था, ओके। चलिए कर्नाटक की स्थिति क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग सेम यही स्थिति देखते हैं कि हैदराबाद में भी क्या है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ओके। तो वहां की स्थिति को देख लेते हैं, समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है समझना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हैदराबाद की स्थिति को देख लेते हैं, हैदराबाद की, ओके।
हैदराबाद का नवाब कौन था? आशफ जाह था। मैंने कहा था, कौन था, ये मैंने नहीं पूछा कि कौन है, कौन था। ओके, था मतलब उसकी डेथ हो गई है। आशफ जाह, आशफ जाह। इसकी क्या हुई? 1748 ईस्वी में डेथ हो जाती है। 1748 ईस्वी में डेथ हो गई। ओके, उत्तराधिकार का युद्ध तो चल रहा था। अब इसके जो युद्ध किसमें चल रहा था, तो इसका मैंने कहा है ना, नासिर जंग और मुजफ्फर, इन दोनों के बीच में, ठीक है, चल रहा था। जब इसमें अंग्रेजों ने देख लिया, यहां पर अंग्रेजों ने देख लिया था कि चंदा साहब तो नवाब बन गए हैं, तो फ्रांसीसियों की स्थिति तो मजबूत हो गई है ना। अंग्रेजों ने यहाँ देखा और समझ गए कि यहाँ तो फ्रांसीसी मजबूत हो रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, सत्ता को अपने हाथ में लेना है। और जब यहाँ पर इस युद्ध में देखते हैं कि जब नवाब बन जाता है चंदा साहब, तो खुशी में वो क्या करता है, पौंडीचेरी का करीब 80 गांव जो है वो डुप्ले को दे देता है ना, ले जाओ अपने तरीके से, टैक्स वैक्स जो भी करना वो सारी जिम्मेदारी डुप्ले की हो जाती है। जाहिर सी बात है अंग्रेज परेशान होंगे जब देखे कि अरे ये तो मजबूत हो रहे हैं फ्रांसीसी, है ना। तो अंग्रेजों ने इसी के चलते हैदराबाद में क्या किया, नासिर जंग को, इसको बोला कि नहीं, तुम यहाँ के निजाम बने हो और तुम ही सही हो। मुजफ्फर जंग बनना चाहता था, ये अंग्रेज को बोले कि नहीं, अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम सही हो, ठीक है, बोला कि नहीं ठीक है, निजाम यही रहेगा। मुजफ्फर जंग उसे हटाना चाह रहा था, तब इसे डुप्ले बोलता है। ओके, फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले, वो बोलता है कि नहीं, तुम क्या करो, नासिर जंग से युद्ध करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, एज यूजुअल जैसे उसने कर्नाटक में किया था। उसे लगा चलो यहाँ भी मैं जीतूंगा, है ना, ये सोच करके बोलता है। लेकिन अंग्रेज वहां पर अकबरुद्दीन का साथ दिए, पर जिस तरीके से देना चाहिए था उतने सिंसियर नहीं हुए। ठीक है, साथ दे रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि अगर अंग्रेज वहां पे बहुत पूर्ण रूप में अगर उनकी रहती ना कि नहीं नहीं हमें जीतना है तो जरूर जीत जाते, लेकिन उन्हें बहुत लाइटली लिया कि फ्रांस इतने ताकतवर नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। फ्रांस तो जीत गए, डुप्लो जीत गया वहां पर। तब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी उसने उस मजबूती के साथ यहाँ खड़ा नहीं हुआ। उसने बोला, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, जंग जो है वो स्टार्ट हो गया, युद्ध आरंभ हुआ। क्यों युद्ध लोगों ने किया कि नहीं, हमें निजाम के पद हमें चाहिए, यही उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ भी हुआ। फाइनली क्या हुआ, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, ये सब मिल करके क्या किए, नासिर जंग यहाँ पे हारा और मार डाला गया। यहाँ पे नासिर जंग की डेथ हो जाती है। ओके, यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, डेथ। नासिर जंग की डेथ हो गई। ओके, क्लियर। मुजफ्फर जंग क्या हो गया, हैदराबाद का निजाम वही बनेगा। तो डुप्ले क्या करता है, अपने एक सेनापति को बुलाता है, बुस्सी को। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा यहाँ पे, बुस्सी। इस सेनापति है, इस सेनापति को ये आदेश देता है और गुप्त रूप से भी कुछ उसे बताता है कि तुम ऐसा करना, मुजफ्फर जंग को लेकर के कहाँ जाओ, हैदराबाद लेकर के जाओ, और तुम वहाँ पर इसे अपने अकॉर्डिंग चलाना। अगर वहाँ पे ये जब निज़ाम नियुक्त हो बैठ जाता है गद्दी पे, हमारे अकॉर्डिंग अगर लगे तुम्हें, तुम लेकर के जाओ इसे। अगर लगे कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो इसको
रास्ते में क्या करना, मार डालना। लेकर के जाओ, ये मुजफ्फरजंग को लेकर के जाता और फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो मुजफ्फरजंग भी यहाँ क्या हो गया, जाते समय मुजफ्फरजंग की भी यहाँ डेथ हो गई। ये स्टोरी समझ में आई? स्टोरी क्या हुई, इसने इसके साथ जिस गद्दी के लिए लड़ाई किया, सत्ता के लिए लड़ाई किया, वो सत्ता ना नासिरजंग के पास रही और ना मुजफ्फरजंग के पास रही, है ना। बुरे काम का बुरा नतीजा हो गया, इसकी भी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर एक शासक और बच जाता है जो मैंने आपको बताया है। वो कौन है? ये सलावत जंग। ये शासक कौन है? सलावत जंग। क्योंकि इन दोनों की डेथ हो गई, इसकी भी और उसकी भी। सलावत जंग फ्रांसीसी क्या करते हैं, डुप्ले क्या करता है, इसको फाइनली निजाम बना देता है। फाइनली किसको निजाम बनाता है? इस सलावत जंग को निजाम बना देता है। ओके, किसे बनाता है फाइनली इसमें? सलावत जंग को। इसे पता है न्यूट्रल है, ये हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा और इसे सत्ता का किसी चीज की इसे अगर इतना विरोध भी नहीं था तो ये बन गया वहां पर, ये यहाँ का हैदराबाद का निजाम बन गया। कहानी क्लियर? इन सब में सबसे अधिक लॉस किसको हुआ? सबसे अगर हानि की बात की जाए तो किसे हुई? अंग्रेजों को हो गया, क्योंकि अंग्रेज की मंशा क्या थी? हमें अधिक से अधिक क्षेत्रों को लेना है। लेकिन यहाँ तो विपरीत परिस्थिति चल रही थी, यहाँ भी क्या हो गया? फ्रांसीसियों का दबदबा हो गया और आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी हो गया। तो उन्हें लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्हें क्या दिखाई दिया कि चलो यहाँ से तो अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कहीं कुछ हो सकता है तो कर्नाटक में अभी भी एक प्यादा बचा हुआ है। और वो कौन है? कर्नाटक में जो बचा हुआ था वो कौन था? मोहम्मद अली। एक भाग कर गया था ना कि इसकी डेथ नहीं हुई थी। तो होता क्या है कि अगर पिता की डेथ हो गई तो पुत्र तो बन सकता है। ये अंग्रेजों ने सोचा, तो डुप्ले कोई कम तो था नहीं, उसने भी सोच लिया कि अच्छा इस तृष्णापल्ली में भाग करके तो चला गया है। तो डुप्ले चंदा साहब को बोलता है कि देखो तुम क्या हो, यहाँ के दामाद हो, अनवरुद्दीन के बहनोई हो, बाजी का तुम्हारा तो है नहीं। हो सकता है कि मोहम्मद अली वापस आए और इस पर चढ़ाई कर दे कि नहीं ये मैं यहाँ का नवाब बनूंगा। तो बेहतर इसी में है, भलाई इसी में है कि तुम क्या करो, यहाँ पर तृष्णापल्ली में घेरा डाल दो। जहाँ भाग करके गया है तुम जाकर के वहां पे घेरा डाल दो। और एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे क्या स्थिति थी? अंग्रेज भी यही सोचा कि अब एक ही प्यादा जो बचा हुआ है वो है मोहम्मद अली। अब कुछ किया जा सकता है तो इसी को अगर वापस नवाब बना दिया जाए तो शायद कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो उस पर हम लोग दोबारा से कब्जा कर सके। इसने क्या किया? अंग्रेजों ने भी यहाँ पे घेरा डाल दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने भी यहाँ घेरा डाल दिया, दोनों का घेरा हो गया। चंदा साहब क्या किया? उस अपने वहां से हट करके, अपने गद्दी से हट के, सत्ता से हट करके, क्योंकि चंदा साहब यहाँ पर अब तक क्या हुआ, यहाँ का नवाब बन चुका था। चंदा साहब यहाँ नवाब बन चुका था, लेकिन डुप्ले के कहने पर उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। डुप्ले के कहने पर वो यहाँ पे आकर के घेरा ले लिया। ओके, इसी समय क्या होता है, इनका क्लर्क है क्लाइव। ओके, वो कितना मतलब बोला जा सकता है, उसकी कूटनीति यहीं से दिखाई देती है। क्लाइव यहाँ आ चुका था, है ना। उसने देखा कि स्थिति तो पूरी ऐसी है, तो उसने फिर सैंडर्स को कहा कि नहीं, जब ये यहाँ पर घेरा दे रहा है
और आर्कट वाला, क्योंकि इसकी राजधानी कहाँ थी, अर्काट इसकी राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी अर्काट, जो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वेलूर के पास है। ओके, मतलब अर्काट का एरिया तो खाली है क्योंकि चंदा साहब वहां से हट गया है। तो क्यों ना हम लोग जा करके वहां पर घेरा डाल लें, वहां पर कब्जा कर लें। ओके, तो जैसे ही चंदा साहब वहां से हटते हैं, यहाँ कृष्णापल्ली रहते हैं, ये क्या करता है, क्लाइव अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, अर्काट, यहां पर जाकर के ये कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ओके, क्लियर। अब इसका पुत्र जो था रजा खां, उसको भी लोग मार देते हैं। चंदा साहब बोलता है कि जाके देखो, क्लाइव वहां पर आक्रमण किया है। तो चंदा साहब का जो बेटा है रजा खां, उसी को बोलते हैं जाओ तुम देखो अर्काट में, मैं तो हूं नहीं, वहां पे वो आक्रमण कर रहा है तो तुम उसे संभालना। लेकिन ये नहीं संभाल पाता है और वो उसके कब्जे में आ जाता है। किसके कब्जे में, अंग्रेजों के कब्जे में, अधिकार कर लेता है अर्काट पर। ओके, अब इधर ये चंदा साहब जब देखते हैं, इधर वो जाता है और इधर एक मेजर इनका जो होता है लॉरेंस, मेजर लॉरेंस, वो भी क्या करता है, यहाँ पर इस कृष्णापल्ली पर आकर के जो घेरा डालता है, यहाँ से चंदा साहब भागने की कोशिश करता है। लेकिन चंदा साहब जब भागता है तो उसकी डेथ कौन कर देता, मुरारी राव, कौन होता है, मराठा सरदार, ठीक है, वो उसको मार देता है। कहीं कहीं आपको तंजौर के बारे में मिलेगा तो ये इसकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर हो गया। तो चंदा साहब जब यहाँ घेरा डालता है और घेरा डालने के बाद यहाँ से जब वो भाग रहा होता है, जब देखा कि अर्काट तो मेरे पास रहा नहीं, जब वो भागता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो चंदा साहब की भी फाइनली डेथ हो गई। अर्काट किसके कब्जे में आ गया, अर्काट आ गया अंग्रेजों के कब्जे में। ओके, इसमें क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका है। यहीं से उसकी कूटनीति दिखाई देती है कि किस तरह से उसने अपने दिमाग को चलाया कि चलो अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसको पकड़ो, इसको लाने जाओगे और जाहिर सी बात है वहाँ से दौड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हम क्लियर है, समझ में आ गई। कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी समझ में आया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किस तरह सलावत जंग वहाँ निज़ाम बन जाता है और यहाँ पर ऑर्किड का ये इनके क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर। चलिए, अब जब देखता है कौन, डुप्ले को सब चीज़ें तो अच्छी लगती नहीं है, सोचता अब क्या किया जाए। फिर आगे और वो षड्यंत्र करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भारत में रहते हुए इतने सारे षड्यंत्रों के कारण, जो कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है ना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो रहा है तो जो फ्रांस की सरकार होती है वो क्या करती है, उसको वापस वहाँ बुला लेती है कि तुम वापस आ जाओ। डुप्ले वापस फ्रांस चला जाता है ना। डुप्ले क्या करता है, वापस फ्रांस चला जाता है और गुडेहो जो है वहाँ से उसको गवर्नर बना करके भेजा जाता है। गुडेहो के बारे से पूछता नहीं एग्जाम में, ठीक है, उसको भेजा जाता है। तो जब वो यहाँ आता है तो देखता है कि नहीं, वो फ्रांस और अंग्रेज दोनों से क्या करता है, पौंडीचेरी की संधि कर लेता है कि इट्स बेटर कि मैं संधि कर लूँ, क्योंकि संधि क्या है, संधि अगर कर लूँगा तो दोनों को चलो ठीक है, संधि करके ये लोग एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएंगे और आराम से दोनों, ये भी शासन करें और वो भी शासन करे, ये भी व्यापार करे और वो भी व्यापार करे। डुप्ले की तरह नहीं कि चलो आंतरिक इतना कला हो चुका होता है, देख रहा है कि आंतरिक कला बहुत ज़्यादा ही हो चुका और आंतरिक कला में ये लोग डुप्ले प्रवेश करने की कोशिश किया, जिसके कारण ही उसे वापस बुला लिया गया। फिर गुडेहो आता तो बोलता है कि नहीं, अब यहाँ पर क्या किया उसने, पौंडीचेरी जो है संधि कर लिया। कब किया, 1755 ईस्वी में संधि हो जाती है और संधि के तहत क्या होता है, युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे अब भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे उनका भी नुकसान हो रहा था। नुकसान किस रूप में, ये जरूरी नहीं है स्टोरी, फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए केवल, ये आपसे एग्जाम में कहीं पूछेगा नहीं समझने के लिए। जब आर्कट को घेरा डालता है, क्लाइव जाकर के वहाँ पे रहता है, तो इसे लगता है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ, डुप्ले को लगता है कि 1 साल तक वहाँ पर ये भी मतलब
अपना घेरा लेकर के रखा हुआ है, तो उसमें भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं ना, सैनिकों का खर्चा हो रहा है और एक तरह का नुकसान है ये, फ्रांस की सरकार का नुकसान हो रहा था। तो बोले कि नहीं, ये सब तो नुकसान हमारा भी है, उधर अंग्रेजों का भी नुकसान है, ऐसा नहीं कि उन्हें इससे फायदा हो रहा है, उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो बोले कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे के जो इनका आंतरिक मामला रहेगा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, तो ये संधि फिर इस तरीके से समाप्त हो जाती है और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार की अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अब कर्नाटक का मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में थर्ड वार बताऊंगी। देखिए, अगर एक साथ में वार बताऊंगी ना तो आपको लोकेशन समझ में नहीं आती कि क्या क्या कहानी हुई है। अब शायद ऐसे समझ में आ गई होगी, तो काइंडली अगर समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें, या फिर अगर कहीं कुछ दिक्कत लग रही है या मेरी तरफ से लग रहा हो कि नहीं यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करेंगे, तभी मैं जान पाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है समझने में या मुझे समझाने में। ओके, तो उसे दूर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी, और किसी तरह की कोई डाउट भी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, और ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।